हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एग्ज़ाम ट्री हम लोग फिर से बिहार लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी आने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को 3 नंबर आज होगा। इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का लाभ हम मिल पाएगा। पहली बार वीडियो पे है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर ठोक दीजिए। हम लोग पार्ट 3 के 50 क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल 1 से 2 बार तो कन्फर्म आप लोग रिवीजन कीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को आप नोटबुक कर सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग बिना देर के हुए क्वेश्चंस पे। तो बिहार लाइब्रेरी वैकेंसी 2025 एकदम सुनहरा मौका। क्वेश्चन नंबर 1, किसने 1793 में फिलाडेल्फिया के लाइब्रेरी कंपनी नामक एक कंपनी बनाई और इच्छुक व्यक्तियों के सदस्य बनाने का अनुरोध किया और उन्हें यूएसए में सामाजिक पुस्तकालय शुरू करने में अग्रणी माना? तो देखिए, फिलाडेल्फिया 1793 में पूछा है, लाइब्रेरी कंपनी भी बनाया और इच्छुक व्यक्ति को सदस्य में जोड़ा और साथ में पुस्तकालय संबंधित अग्रणी माना जाता है। तो ये थे एमपी कार्टर। ठीक है, एमपी कार्टर जो एमपी कार्टर तो नहीं थे, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएंगे, तो पहला हो जाएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मार्केंटाइल लाइब्रेरीज कहाँ स्थित है? तो मार्केंटाइल जो लाइब्रेरी है यह स्थित कहाँ है? तो ये यूएसए में है। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर हो जाएगा, न्यूबेरी लाइब्रेरी शिकागो, जो है ना न्यूबेरी लाइब्रेरी जो शिकागो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1887 में ही हुआ था। ठीक है, न्यूबेरी लाइब्रेरी का स्थापना 1887 में हुआ था। अगला प्रश्न है 4, अमेरिका में 3 पुस्तकालय को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। 3 पुस्तकालय अमेरिका को, उसमें नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है और वह नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा उसको प्राप्त है, तो वह कौन सा है? द नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी जो NAL है, इसी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्राप्त है। डी, 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर देख लीजिए, एक ई पुस्तक जिनमें सामग्री तक पहुंचने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो गजेटेड में पुस्तक जैसे फ़ोन में लैपटॉप में पढ़ते हैं उसको सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो क्या हो जाता है? डिजिटल, जिसको बुक कहते हैं, डिजिटल बुक होता है बस। अगला प्रश्न है 6 नंबर, एमरोल्ड पूर्ण पाठ डेटाबेस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो एमरोल्ड पूर्ण पाठ डेटाबेस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह प्रकाशित होता है यूके से होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, उदारवादी और उत्तरवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, उदारवादी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, ये किया गया था तो जेम्स ए लायर के द्वारा किया गया था। 7 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8, भारत में INIS इनपुट सेंटर कहाँ है? तो INIS इनपुट सेंटर भारत में कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित तो DRDO नहीं हो जाएगा, बार्क हो जाएगा। बार्क मीन्स INIS इनपुट सेंटर बार्क, तो बार्क में अवस्थित है। डी हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन 9 है, मिडलाइन किसका बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस है? तो मिडलाइन जो है किसका डाटाबेस है? मिडलाइन, तो ये आपको हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, NML का है मिडलाइन, ध्यान रखिएगा। 9 का ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10, मिडलार्स का अर्थ क्या है? तो फुल फॉर्म पूछा है मिडलार्स का। तो मिडलार्स 10 का जो होगा तो मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम्स, ये 10 का डी हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्राइवल सिस्टम्स, तो मिडलार्स का ये फुल फॉर्म है, 10 का डी। अगला क्वेश्चन 11 है, लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ है। लागत लाभ विश्लेषण का अर्थ है, तो यह होगा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशंस बेस्ड ऑन कॉस्ट, यही लागत लाभ, बी इज द करेक्ट हो जाएगा, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन कॉस्ट, लागत लाभ विश्लेषण का ये अर्थ है। अगला क्वेश्चन है 12, एक निःशुल्क खोज इंजन जो मुख्य रूप से जीवन विज्ञान और बायोमेडिकल विषयों पर संदर्भ और सार के मेडलाइन डेटाबेस तक पहुंच करता है। तो डैश एक निःशुल्क खोज इंजन है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा पबमेड हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 का ए जो है बिल्कुल ये बायोमेडिकल विषयों के संदर्भ और सार के मेडलाइन डेटाबेस तक पहुँचा पबमेड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग पहले किसके द्वारा किया गया था? साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विलियम
गिब्सन के द्वारा, विलियम गिब्सन के द्वारा साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया गया था पहले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14, RFID प्रौद्योगिकी का उपयोग किस पुस्तकालय कार्य में किया जाता है? तो RFID प्रौद्योगिकी का उपयोग किस पुस्तकालय में किया जाता है? तो यह कौन सा पुस्तकालय हो जाएगा? तो हो जाएगा सर्कुलेशन पुस्तकालय। ध्यान रखेंगे 14 का C सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 15, कैनन ऑफ अर्नेस्ट असर्नेबिलिटी के अनुसार पुस्तक का कौन सा पृष्ठ सूचना का मुख्य स्रोत है? तो कैनन ऑफ अर्सेनेबिलिटी के अनुसार पुस्तक का कौन सा सूचना जो पृष्ठ होता है वह प्रमुख होता है? तो हाल्फ टाइटल पेज जो होता है यही प्रमुख होता है। नहीं, हाल्फ टाइटल पेज तो नहीं होगा, ये होगा टाइटल सीधे पेज, हाल्फ में दूसरा कुछ हो जाता है, तो ये हो जाएगा टाइटल पेज। 15 का B। अगला क्वेश्चन है 16, 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? फिर से सुनिए क्वेश्चंस। 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की ओर से राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया? तो ये प्रतिनिधित्व किया था BS केसीवान जो था, ठीक है, केसीवान। तो BS केसीवान ने प्रतिनिधित्व किया था। 16 का A। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 हो गया, 17 कहाँ गया भाई? 17, हाँ 17 भूल हो जाता है। सुमर लुबेटजिकी का नाम किससे संबंधित है? सुमर लुबेटजी का जो संबंध है यह बिल्कुल हाँ कैटालॉगिंग से संबंधित है, कैटालॉगिंग हो जाएगा 17 का A। अगला क्वेश्चन 18 देख ले, सूचीकरण के 91 नियम किसके द्वारा दिया गया था? सूचीकरण के 91 का नियम जो दिया गया था या किसके द्वारा दिया गया था? तो CC जेवेट के द्वारा यह दिया गया था। CC जेवेट। सूचीकरण के 91 नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो एंथोनी पिजनी के द्वारा दिया गया, एंथोनी पिजनी के द्वारा दिया गया था। 18 का B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 है, श्रृंखला प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? श्रृंखला प्रक्रिया का तात्पर्य डिवाइडिंग क्लास इंडेक्स एंट्री, यही हो जाएगा डिवाइडिंग क्लास इंडेक्स एंट्री श्रृंखला प्रक्रिया का तात्पर्य। 19 का A हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिब फ्रेम प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बिब फ्रेम प्रोजेक्ट लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस C इज द करेक्ट हो जाएगा। बिब फ्रेम प्रोजेक्ट किसके द्वारा? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। चलिए तो C होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI का स्थापना कब हुआ था? ANSI का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन 22 है, W3C का पूर्ण रूप क्या है? W3C का पूर्ण रूप होगा वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टिट्यूशन, ठीक है, कंस्टिट्यूशन या कंस्टिट्यूशन हो जाएगा, कंस्ट्रोस्टियम हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्टिट्यूटियम। ध्यान रख लीजिए, थोड़ा इंग्लिश वीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 23 नंबर ही फिर से दे दिया कि संस्था की स्थापना का उद्देश्य ऐसे प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश विकसित करना है जो वेब के लिए दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करता है, जो वेब के लिए दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करता है। तो ये हो जाएगा W3C ही हो जाएगा, प्रोटोकॉल और दिशा निर्देश विकसित करना और वेब के लिए दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करता है। W3C जो वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन या कंस्टिट्यूशन था उसी का फुल फॉर्म था ये। अगला क्वेश्चन है 24, AACR2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाएगा? AACR2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के अनुसार किस प्रकार प्रस्तुत किया जाएगा? तो यह प्रस्तुत होगा इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो UGC, इंडिया का जो UGC है वही प्रस्तुत करता है इसको, तो आपको ध्यान ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 25, एस्कार जिसका अज्ञात लेखक हो कहलाता है। एस्कार जिसका अज्ञात लेखक हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो शाइनोमस वर्क B इज द करेक्ट हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 3 व्यक्ति द्वारा किया गया है तो मुख्य प्रविष्टि उसके अंतर्गत की जानी चाहिए। तो जो 3 व्यक्ति अगर किया है तो उसमें तो ऑल एडिटर्स हो जाएगा, ऑल एडिटर्स। ध्यान, ऑल एडिटर्स होगा, सिर्फ टाइटल होना है। 3 बेइज्जती कर दे तो उसके जगह पर हम टाइटल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो टाइटल का प्रयोग करेंगे। 26 का C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 देख लीजिए, W3C संस्था का स्थापना टिम बर्नर्स-ली द्वारा कब हुआ था? तो 89 W3C है, W3C की बात हुआ है, तो W3C कब हो जाएगा? 94
94 हो जाना चाहिए, 1994 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सीसी में क्लास इंडेक्स प्रविष्टि, सीसी में क्लास इंडेक्स प्रविष्टि केवल किस लिंक से तैयार की जाती है? सीसी में क्लास इंडेक्स प्रवृत्ति केवल किस लिंक से तैयार की जाती है? तो वह लिंक हो जाएगा आपका साउथ लिंक्स, ठीक है, हाँ साउथ लिंक्स हो जाएगा 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इनमें से कौन एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और सुरक्षा नियमों के परिभाषित सेट के आधार पर यह निर्णय लेता है कि विशिष्ट ट्रैफिक को अनुमानित किया जाए या ब्लॉक किया जाए? तो यह कौन सा करेगा? तो ये फेयरवॉल का काम है यह, बिल्कुल 29 का डी हो जाएगा फेयरवॉल। अगला क्वेश्चन है 30, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेन ट्रेड IIFT एक बिजनेस स्कूल है जिसे 1963 में किस मंत्रालय द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था? तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान उसको 1963 में किस मंत्रालय द्वारा उसको स्वायत्त निर्धारित किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा बी जो 30 का बी है उसके द्वारा स्थापित की गई थी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को। अगला क्वेश्चन होगा 31 नंबर, ASR2 के तहत MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के मनोविज्ञान विभाग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के लिए मुख्य कैटलॉग प्रविष्ट है जो इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो किस रूप में किया जाएगा? तो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा यह निर्दिष्ट की गई थी। तो याद रखिएगा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा का मनोविज्ञान में। अगला क्वेश्चन 32 है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अंतर्गत एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व व्यापार में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देता है और इसकी स्थापना 1964 में की गई। और इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है बिल्कुल जेनेवा में ही स्थित होगा, नहीं होगा तो यही मारना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन 33 देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो देश को आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायता करती है एवं विकास मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय भी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आर्थिक और औद्योगिक विकास सहायता करती है संयुक्त राष्ट्र के विजय। इसका स्थापना जो कि ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है और इसका स्थापना हुआ था 1966 में, 1966। 33 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34, ISBD का पूर्ण रूप पूछा गया है। ISBD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ISBD का पूर्ण होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का डी है ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, डी 34 का डी। अगला क्वेश्चन 35 है, ब्रिटिश संग्रहालय कोड किसके द्वारा तैयार किया गया था? ब्रिटिश संग्रहालय कोड किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो CC जेवेट या एंथोनी पेनिजित। ये क्वेश्चन पीछे का है तो एंथोनी हो जाएगा, एंथोनी पिजने, ठीक है, बी हो जाएगा 35 का बी। अगला क्वेश्चन है 36, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT एक बिजनेस स्कूल है, इसकी स्थापना डैश में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से की गई थी। तो ये था बिल्कुल 1963 में, ये भी पीछे का क्वेश्चन है, 1963 में IIFT का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रगति मैदान, यहाँ देख सकते हैं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO जिसका मुख्यालय प्रगति मैदान नई दिल्ली में है, देश के बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार के नोडल एजेंसी है। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इस संस्था की स्थापना 1977 में किया गया था। 37 का जो हमारा हो जाएगा 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस पुस्तकालय के प्रकाशन से पहले उसे सूचीबद्ध करने की प्रणाली की जाती है? सूचीबद्ध प्रणाली करने की प्रणाली की जाती है किस पुस्तकालय के प्रकाशन से पहले उसको सूचीबद्ध किया जाता है? तो वह हो जाएगा फिर कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशंस, कैटालॉगिंग इन पब्लिकेशन बी हो जाएगा। 38 का बी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर देखते हैं, कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी, 1895। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स FRBR निम्न में से किसके द्वारा विकसित एक औपचारिक इकाई संबंध मॉडल है जो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से ऑनलाइन लाइब्रेरी कैटलॉग और ग्रंथ सूची डेटाबेस में पुनः प्राप्ति और पहुंच के उपयोगकर्ता कार्यों से संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा किससे? तो IFLA IFLA C इज द करेक्ट हो जाएगा। 40 का C इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं आगे, क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रंथ सूची वितरण मानक नहीं है? तो ग्रंथ सूची वितरण मानक नहीं है इनमें से कौन सी? तो बिल्कुल AISNI हो जाएगा, ANSI जो है ना, यह बिल्कुल आपको ग्रंथ सूची वितरण मानक नहीं है, 41 का बी। अगला क्वेश्चन है 42 में क्या है? वर्ल्ड कैट निम्न में से किसकी एक सेवा है? वर्ल्ड जो कैट है इनमें से किसकी एक सेवा है? तो ये ओकल के, ठीक है, OCLC, ओकल का डी हो जाएगा, 42 का डी, वर्ल्ड लेट OC ओकल। अगला क्वेश्चन है 43 में SH निम्न में से मेस, या कह सकते हैं मेस, निम्न में से किसका एक उदाहरण है? जो मेस है इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट हैंडिंग का उदाहरण है, सब्जेक्ट हैंडिंग, 43 का बी इज द करेक्ट आंसर। 44 नंबर देख सकते हैं, विश्लेषणात्मक प्रविष्टि पुस्तक के किस भाग के लिए तैयार किया जाता है? तो विश्लेषणात्मक पुस्तक के किस भाग के लिए तैयार किया जाता है? तो ये किया जाता है पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के तहत तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डैश कोड किसी लेख और दस्तावेज का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्षर और संख्याओं की एक अद्वितीय अस्थायी स्ट्रिंग है जो आपको उस लेख पर ले जाएगी जहां भी वह वेब स्थित होगा। तो ये उस लेख पर आपको ले जाएगा जहां पर वह बिल्कुल स्थित होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा डोई, DOI हो जाएगा, डोई, ठीक है। तो डोई में ये के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है 46, मार्क प्रारूप 0xx में कोडिंग फील्ड दर्शाता है। जो मार्क प्रारूप 0xx में कोडिंग फील्ड जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा 46 का, बी हमारा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में कौन सा कैटालॉगिंग के लिए एक सिद्धांत नहीं है? कैटालॉगिंग का एक सिद्धांत कौन नहीं है? तो कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवेंसिव, डी इज द करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब है, 47 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, यूनिमार्क का विकास किसके तत्वाधान में किया गया था? यूनिमार्क 48 में पूछा गया है, यूनिमार्क का जो विधान किसके तत्वाधान में किया गया था? तो इल्फा, IFLA, इल्फा के अंतर्गत किया गया था, इल्फा, ध्यान रखेंगे, इल्फा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 49, Z39.50, तो Z39.50 का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये देखिए, इसके रखरखाव जो किया जाता है तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के ही रखरखाव में किया जाता है। 39 का बी हो जाएगा, Z39.50 का रखरखाव आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के तहत किया जाता है। इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, स्थानीय विभिन्नता का सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? स्थानीय विभिन्नता का जो सिद्धांत लागू होता है, कैटालॉगिंग, ये ए इधर करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय विभिन्नता के सिद्धांत पर। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे सेट में दूसरे 50 क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।